हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 का जो है मैथ का जो मॉडल पेपर है आ चुका है। आपको इसमें बहुत हेल्प मिलेगी और यहाँ पर हम देखेंगे जो न्यू मॉडल पेपर आया है किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया, इसका पूरा सॉल्व इसमें दिखाएंगे। हर एक क्वेश्चन का जो है सॉल्व भी आपको बताएंगे और समझाएंगे भी। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं कि कैसे किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है 2021-22 का जो है मॉडल पेपर है, यहाँ पर देख सकते हैं ये निर्देश दिया गया है। आगे हम यहाँ पर देखते हैं प्रश्न। तो देखिए क्या है, यहाँ पे सभी खंड कीजिए। इसमें आपको जो है इतने जो 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है बहुविकल्पी हम लोग देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुविकल्पी आप देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या युग्म है। तो आप जानते हैं अभाज्य संख्या वह होती है जैसे दो संख्या हैं उनका जो है मासा जो होता है जो HCF होता है, HCF वो आपका क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। वही संख्या हमारा क्या होता है सहअभाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से सहअभाज्य संख्या कौन है। देखिए 14 और 35 में, तो इसमें क्या हो जाएगा 7 से ये भी कट जाएगा, 7 से 35 भी कट जाएगा। तो इसमें एक के अतिरिक्त और उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो ये नहीं होगा। तो 18-25 में कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जो दोनों से कट जाए वो। तो ये इसमें एक ही ऐसी संख्या है जो 25 को काटेगी और 18 को भी काट सकती है। तो वही हमारा क्या होता है HCF होता है, यही हमारा आंसर राइट होगा। बाकी देखिए 31 93 कट सकता है, 32 में जो है 2 से ये भी कट सकता है और ये 62 भी कट सकता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा 2, ये 18 और 25 दूसरा वाला। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण के 3x² - 4x = 0 के मूल के गुणनफल ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पर देखना है, इसका एक फार्मूला होता है मूलों का योगफल, यानी शून्य कहीं कहीं लिखा होता है -b/a होता है, और गुणनफल क्या होता है अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है। तो यहाँ पर क्या है अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल, b क्या होता है जो x का होता है ये b है, ये x² के आगे जो लगा होता है वो a होता है। तो हमें क्या है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मूलों का गुणनफल पूछा यानी फार्मूला कौन सा लगाना है ये c/a। तो यहाँ पर c वो संख्या होती है जिसमें ना तो x लगा होता है ना कोई संख्या चर वाली लगी होती है। तो यहाँ पर कोई नहीं है, तो क्या है जी c क्या होगा 0 होगा, तो हम उसको 0 लेंगे। और किससे भी डिवाइड करना है a से, यहाँ देखो 3 है, तो जब 0 में 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन क्या है पहला वाला। तो यहाँ पर लिखा है एक समरूप त्रिभुज की विशेषता क्या होती है उसके बताइए। देखिए समरूप त्रिभुज क्या होती है, आप जो दो त्रिभुज होते हैं या तो इनकी भुजा का अनुपात बराबर हो, संगत भुजा का अनुपात, या तो इनके संगत कोण क्या हो आपस में बराबर हो। तो वही इसमें दिया उनकी संगत भुजा का समानुपातिक होता है, ये सही बात है। संगत कोण बराबर होता है, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से दोनों, हाँ ये हमारा आंसर क्या होगा तीसरा इसका ठीक होगा, सही होगा। तो यहाँ पर cos 60 अंश cos 30 अंश माइनस sin 60 अंश और sin 30 अंश का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं cos 60 अंश का मान आपका कितना होता है, यहाँ पर देख लेते हैं। cos 60 अंश का मान होता है 1/2 और cos 30 अंश का मान होता है √3/2 होता है, ये माइनस है। sin 60 अंश का मान होता है √3/2 और जो है sin 30 अंश का मान है 1/2। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करें 3/4 हो जाएगा, -3/4 हो जाएगा। तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर भी क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है। तो देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति का माप के लिए हम जानते हैं ये कि हमने पढ़ा है उसमें उस चैप्टर में जो माध्य पढ़ा है हमने, बहुलक पढ़ा है, माध्यिका पढ़ा है, ये तीनों तो इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति का आता है। लेकिन मानक विचलन क्या है ये हमने नहीं देखा है, तो यही हमारा आंसर क्या होगा ये ठीक होगा। ठीक है, यही नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे दो बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, -8, 0, 0, -8 है। इन दो बिंदुओं के बने रेखाखंड के मध्य बिंदु। देखो मध्य बिंदु क्या है, जैसे एक पॉइंट यहाँ पर है एक पॉइंट यहाँ पर है, इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। a का पॉइंट क्या -8, 0, अब b का पॉइंट क्या है 0, -8। तो हम इसको क्या कहते हैं x1 कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं y1, इस वाले को हम कहते हैं x2, यहाँ पे कहते हैं क्या y2। तो हमारा यहाँ पे मध्य बिंदु का प्रमेय जो होता है वो लगाएंगे, तो यहाँ पर होता है x × y। तो मध्य बिंदु पर में हमारा फार्मूला क्या होता है वो देख सकते हैं आप लोग, x1 x2 याद करके जाइएगा, इस पर एक क्वेश्चन आएगा। x1 कितना है यहाँ पर देख सकते हैं -8 है, और प्लस करेंगे, और x2 कितना है 0 है, तो 0/2 करेंगे। तो यहाँ पर -8 को हम क्या कहते हैं 0 से डिवाइड कर देंगे, -8 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो -4 आ जाएगा। इसी प्रकार से y वाला हम देखेंगे y1 + y2/2। तो यहाँ पर देखेंगे y1 की वैल्यू कितनी है 0 है, y2 की वैल्यू क्या है -8/2, इसको डिवाइड करेंगे तो -4 हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर होगा x, y जो होगा वो आएगा क्या -4, ये मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। इसका प्रश्न जो इसका बहुविकल्पी है यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन, उस पर हम देख सकते हैं कौन सा होगा हमारा राइट आंसर, तीसरा वाला।
ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है सभी खंड कीजिए। यहाँ पे द्विघात समीकरण को क्या 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्तर ज्ञात करना। तो विविक्तर क्या होता है आप लोग जानते हैं, b² - 4ac = 0, ये विविक्तर का फार्मूला होता है। तो हम पहले ही बता दिए थे, ये पहले वाला ये हमारा a होता है, ये वाला संख्या हमारी b होती है, और ये जो लास्ट में जिसमें कोई चर नहीं लगा होता वो हमारा क्या होता है, c होता है। तो यहाँ पे हम फार्मूला देखें, फार्मूले पर रखेंगे क्या है, -4 है, -4 का होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर क्या है 4, और यहाँ पर a का मान क्या है 2 है, और c का मान क्या है 3 है, = 0। इसकी मूल की प्रकृति भी बतानी है। तो यहाँ पे देखिए 4 चौक 16 हो जाएगा, -4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये क्या, यहाँ पर क्या आ जाएगा, -24 में से 16 जाएगा, आपका माइनस का 8 बचेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस में आएगा। तो ये जो विविक्तर का मान होता है 0 आएगा तो वास्तविक है, या तो कोई धनात्मक संख्या आएगा तो वो क्या होगा, वास्तविक होगा। ऋणात्मक संख्या होता है तो वो वास्तविक संख्या नहीं होती, यानी वो संख्या क्या होती है, काल्पनिक। इसको बता दीजिए, वो वास्तविक संख्या नहीं है, और आंसर आपका क्या होगा, -8 है। तो इस प्रकार से ये जो छोटे क्वेश्चन हम ऐसे करके आपको दिखा दे रहे हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसको हम थोड़ा सा सॉल्व किए, उसको भी ऐसे दिखा देंगे, ठीक है। यदि 15 cot a = 8 है तो sin a और sec a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे। देखो 15 cot a = 8 है, तो ये 15 को इधर लेके आएंगे बटे में, तो यहाँ पर cot a बराबर क्या है, 8/15 हो जाएगा। तो इसको उल्टा होता है tan a का मान हम लिख सकते हैं, ये 15 ऊपर चला जाएगा, 8 क्या हो गया, नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे एक त्रिभुज के माध्यम से हम इसका वैल्यू निकालेंगे, क्या है, लंब, आधार और कर्ण का। तो हम कोई भी मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए tan थीटा पर लंब बटे आधार होता है, लंब कितना है 15 है, आधार कितना है 8 है। तो इसका हमें कर्ण निकालेंगे, तो कर्ण क्या हो जाएगा 289, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो हम जानते हैं sec a बराबर आपका क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण आपका मान 17 है, आधार का मान क्या है 8 है। तो पहला आंसर ये आ गया। इसमें और दिया है sin a का, तो sin a का मान आप जानते हैं लंब बटे क्या कर्ण होता है, लंब कितना है आपका देख सकते हैं, लंब 15 है, और यहाँ पर कर्ण कितना है 17 है। तो इस प्रकार से ये भी आप उत्तर दे सकते हैं इसका भी। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 121 है, तो 121 तथा 289 है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो हम देखें समरूप का हमने पढ़ा है कि क्या होता है, ये माने एरिया त्रिभुज ABC का 121 है, एरिया PQR मान लिए दो त्रिभुज हैं 289। तो क्या होता है, दोनों त्रिभुज के जो है क्षेत्रफल का अनुपात का फार्मूला होता है उनके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो हमने ये फार्मूला लिख लिया, ABC का मान क्या है 121 है रख लिया, और PQR का मान 289 है रख लिया। इसका वर्गमूल निकाल लिया तो क्या हो जाएगा 11, यहाँ 289 का 17, तो वर्ग से कैंसिल कर देंगे, 11/17 हो जाएगा। ये आपका AB/PQ। इस प्रकार से आप क्या कहते हैं, ये वाला भी प्रश्न आपका हो गया। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए, यदि एक बंटन का माध्य 16 है और बहुलक 13 है तो बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए इसका एक फार्मूला होता है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, बहुलक के माध्य क्या है, बहुलक बराबर होता है माध्यिका का 3 गुना और माध्य के 2 गुना के बराबर होता है। तो बहुलक का मान आपका दिया है यहाँ पे 13, यहाँ पर जो है आपका 3, और माध्यिका को हमने मान लिया क्या m है, तो -2, और जो है यहाँ पर माध्य कितना है 16 है। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 32। तो अब इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ पर आपका 45 आएगा, ये 3 हम नीचे लेकर आएंगे तो इसे कैंसिल करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है ये क्वेश्चन भी आपका हो गया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से इसको तैयार करिएगा, क्योंकि इसमें एक तो ये क्वेश्चन आ जाता है, एक तो कभी कभी कहता है √3 + 2 ऐसे करके आ जाता है, या 2 + √5 करके आ जाता है। तो इस पर तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और आएगा ही, 100% आएगा। तो यहाँ पर इसको हम कॉपी में आपको इसको सॉल्व किए हम दिखा सकते हैं इसको किस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, देखो सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या, कुछ नहीं करना है, जहाँ पर ये √3 है वहाँ पे क्या करना है, इसका जस्ट उल्टा मानना है। √3 एक क्या है, परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो दोनों पक्षों में क्या किया, वर्ग किया, तो P/Q² हो गया, ये P का स्क्वायर Q का स्क्वायर, और यहाँ से करनी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, P² 3 क्या हो गया, Q² हो गया। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। तो हमारा एक प्रमेय होता है जो P² 3 से विभाज्य है तो P भी 3 से विभाज्य होगा, ये लिखना है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर करना है माना P = 3C, यहाँ पे 3 दिया है तो 3 मानना है, 2 दिया रहेगा तो 2 मानना है, 5 दिया रहेगा तो 5।
तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ p का मान समीकरण 1 में यानी इसमें रखने पर, यहाँ पर p का मान लिखा 3c, इसका स्क्वायर किया तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 से काटेंगे 3 बार टाइम्स में कट जाएगा, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा q स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वाला 3 क्योंकि जो है यहाँ अपॉन में आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस में, तो ये बटे में आ गया, ये यहाँ से इधर बटे में कर दिया। अब इसको वही पर में हम फिर से लिखेंगे कि स्क्वायर जो है 3 से विभाज्य होगा तो क्यों भी 3 से विभाज्य होगा। अतः इसके एक निष्कर्ष लिखना होता है, यही इंपॉर्टेंट होता है, ये इसको आपको करना ही है। तो अतः पी तथा क्यों एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, जो आपका तीनों मतलब p भी कट रहा था 3 भी कट रहा था, तो √3 एक परमेय संख्या होगा, परंतु इससे इस बात का विरोधाभास है, त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण ऐसा हुआ। अतः √3 एक अपरमेय संख्या होता है, जो कि आपको भी पता है, हम लोग को भी पता है कि √3 क्या होता है, एक अपरमेय संख्या, लेकिन ऐसे उल्टा पूछा है इसको हल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं ये, तो ये क्वेश्चन क्या है, ए का मान ज्ञात कीजिए, निकाय इतना दिया है और ये दिया हुआ है, तो इसको क्या कह रहा है, ए अपरिमित रूप से अनेक हल। तो अपरिमित रूप से अनेक हल का जो है हम देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो इसको देख लेते हैं, ये a1 a2, यहाँ b1 b2 और c1 c2। अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए फार्मूला ये होता है, सभी मिलते हैं क्योंकि रेखा कैसा होती है, संपाती होती है। ये आपका a1 है, a लिख लो, और a2 क्या है, 8 है, और यहाँ b1 क्या है, 2 है, और यहाँ पर क्या है, b2 कितना है, a है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका क्या है, 2 है, और यहाँ पर आपका c के वाला क्या है, 4 है। तो यहाँ पर हम एक बार इसके साथ हम क्या कर लेंगे, गुणा बराबर कर लेंगे क्योंकि सब इक्वल में है। a/8 इज इक्वल टू 2, a/8 इज इक्वल टू 2/4। तो यहाँ देखिए 4 से हम काट देंगे इसको 2, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम यहाँ पर देखते हैं गा वाला प्रश्न देखेंगे। क्या इसमें दिया है PS/SQ PT/TR, तो इसमें एक एंगल दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं PST जो है PQR के बराबर है। तो यहाँ पर हमें क्या है, इसी से हमें क्या है, इसका समद्विबाहु को सिद्ध करना है, त्रिभुज को। तो देखिए किस प्रकार हमने किया, यहाँ पे हल किए हैं PS/SQ PT/TR। तो यहाँ पे हमने PS को वैसे के वैसे रखा, और यहाँ पर हमने SQ के मान जो है, SQ का मान क्या किया, PQ में क्या घटा दिया, PS घटा दिए, PQ में PS घटा दिए। इसी प्रकार इधर देखेंगे PT में PR में क्या किया हमने, जो PR में हमने PT घटा दिए। तो करने के बाद क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, तो यहाँ पर इतना आया, और इसमें मल्टीप्लाई करने पर इतना। तो PS और PT यहाँ पे दोनों साइड में सेम है, सेम चिन्ह है, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, PS को यहाँ लिया, ये PQ को इसके नीचे ले लिया, और यहाँ पे PT है, PR को इसके नीचे लिया। ऐसा क्यों किया, देखो PS बटा PQ PT/PR, ये हमारा परमेय 6.1 का कर लिया, क्योंकि संगत भुजा का अनुपात बराबर करना था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब त्रिभुज हम PQR और PST में देखेंगे। तो वहाँ क्या है, PS में PQ और PT और PR में क्या करना है, सरल करने पर तो क्या करना है, यहाँ पर देखिए सरल करने पर ये मिला, अभी हमने हल किया। तो PST और PRT दिया था, अब जिसमें दो संगत भुजा बराबर हो जाए, एक कोण बराबर हो जाए, तो वो त्रिभुज क्या हो जाता है, ये नियम से सर्वांगसम हो जाता है। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो उनके आपस में कोण क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। देखो हम यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाए। हमको दिया है ये कोण इसके बराबर है, तो हम ये भी कह सकते हैं जब ये कोण इसके बराबर है तो ये भी कोण होगा, क्योंकि ये कोण इसके बराबर है। तो यहाँ पर इसी के सहायता से हमने क्या किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं एंगल S बराबर एंगल Q, तो जो बराबर भुजाओं के सामने का भुजा क्या, बराबर कोणों के सामने के भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ PQ बराबर PR, तो आप कह सकते हैं इनके जो है दो भुजाएं आपस में मिलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए तीसरे का जो है घाव वाला हम देखेंगे, एक 40 सेमी ऊंचे शंकु के छिन्नक के वृत्ताकार सिरों पर त्रिज्याएं दी गई है। तो छिन्नक कैसे होता है, गिलास के आकार का होता है, वो छिन्नक गिलास से भी एक प्रकार का छिन्नक है। तो यहाँ पर देख लीजिए इस तरीके से हमने चित्र बनाया।
जो छोटे वाले रेडियस तो कम ही होगा, इसलिए यहाँ पर 8 लिए, यहाँ पर क्या हुआ इसका रेडियस 38 है। तो इसकी हाइट यहाँ पे दिया है क्या है 40 सेमी दिया। तो अब इसमें आपसे कह रहा है कि यहाँ पे देखो तिरछी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, तो देखो किस प्रकार से इसकी तिरछी ऊंचाई ज्ञात करेंगे। यहाँ पे छिन्नक की ऊंचाई क्या है 40 सेमी है, R1 इतना है, R2 रेडियस 38 है। तो तिरछी ऊंचाई का फार्मूला लिखेंगे L बराबर रूट में क्या हो जाए h² प्लस R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर रूट करेंगे और 40 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ 38 माइनस 8 का स्क्वायर कर 40 करेंगे तो 1600 आएगा, 38 में से 8 जाएगा तो 30 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे 900 हो जाएगा, 1600 900 जोड़ेंगे 2500। अब 2500 का जो है वर्गमूल जो आएगा वो 50 सेमी हो जाएगा। यही हमारा तिरछी ऊंचाई क्या होती है, ये वाली होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको ये प्रश्न भी हो गया। देखिए प्रश्न चौथे का क्या, ये चौथे का क्या है उसका हम देखेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से प्रयोग करके 272 और 1032 HCF ज्ञात करना है। तो यूक्लिड विभाजन क्या है, देखिए इस विधि आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। इस विधि से क्या करना है, हमें तब तक काटना होता है जब तक पूरे वो संख्या कट न जाए। जिस संख्या से कट जाती है वही हमारा क्या HCF होता है। उसके लिखने का तरीका ये है, क्या करते हैं यहाँ पर आपका ये भाज्य होता है, भाज्य लिखेंगे, यहाँ पर भाजक लिखेंगे, ये आपका भागफल होता है, यहाँ शेषफल। तो इसी तरीके से ऐसे लिखते यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जब तक कटे ना हम, जब तक हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल 0 ना आए तब तक ऐसे काटते रहेंगे। जो पहला वाला हमारा होता है वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये आपका HCF इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाएगा। चौथे खा वाला देखेंगे, यहाँ पर क्या है, एक त्रिभुज ABC भुजा BC पर क्या है बिंदु D है। तो एक बिंदु D लिया BC पर, ये BC है, इस पर एक बिंदु क्या है D लिया। इस प्रकार है कि ADC जो BAC के बराबर है, यानी ADC जो है BA किसके है, BAC के बराबर, BAC यानी ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के बराबर है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है C² और CB इंटू CD ज्ञात करना है। तो यहाँ देखो C² 2 बार है, तो ऐसा त्रिभुज लेना है जिसमें C 2 बार है। तो एक देखो CA एक बार इस ये वाली त्रिभुज में आएगा और एक बार CA बड़ी वाली पूरे त्रिभुज में आएगा। तो इनको क्या कर लेते हैं, समरूप कर लेते हैं। दिया है ADC बराबर BAC जो आपको दिया गया है। अब देखो एंगल C दोनों में उभयनिष्ठ है, ये वाले में भी है, बड़े वाले त्रिभुज में भी है। तो इस प्रकार से हम यहाँ देखेंगे जिसमें दो एंगल बराबर हो जाते हैं वो त्रिभुज हमारे आपस में क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। तो हम लिखेंगे CAB त्रिभुज CAB समरूप है किसके, CDA के। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल समरूपता कसौटी से। जब ये आपस में समरूप हो जाते हैं तो इनकी संगत भुजा का अनुपात आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यानी CA/CD AB/DA, यानी CA/CD AB/DA और AC ये वाला CB अनुपात CA। तो यहाँ पर जो CA हमको 2 बार चाहिए, स्क्वायर लाना है, तो इसको इसके बराबर लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे लिख लिया, इसका इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे C² हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ। तो ये इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न भी क्या हुआ, सॉल्व हो गया। तो यहाँ देखेंगे चौथे का गाँव वाला प्रश्न है, 5 सेमी लंबी रेखाखंड, इसको जरूर से पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या आएगा, इसमें 3 रचना होगा, एक तो ये वाला होगा, एक त्रिभुज का होगा, एक वृत्त का होगा। तीनों आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रेखाखंड 2:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए, तो दोनों भागों को माप लिखिए। तो क्या करना है, इसको आपको स्केल के माध्यम से पहले आपको 5 सेमी का ऐसे रेखा खींचना है, AB ऐसे करना है, A से एक न्यून कोण बनाती रेखा खींचिए। अब यहाँ पर देखिए इन 3 और 2 को जोड़िए, क्या हो जाएगा 5। तो 5 बराबर चाप में यहाँ गोला प्रकार का नोक रखना है, बराबर 5 चाप आप लगा लीजिए। लगाने के बाद यहाँ पे बटे में देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/3 लिख सकते हैं। जो ये नीचे वाली संख्या होते हैं पहले उसको B से मिलाया जाता है। तो इसको हम जो चाप को इसको A1 लिखेंगे, A2 A3 A4 A5। तो इसको हम यहाँ पर इसके क्या है, इसमें मिला देना है। फिर उसके बाद जितना कोण यहाँ पे एक गोला प्रकार का नोक रख के ऐसे एक अर्धवृत्त बनाना। तो यहाँ से नाप लेंगे जितना ये एंगल होगा, ये इतने एंगल यहाँ पे करके नाप कर उसको क्या करना है, एक लाइन खींचना है। जिस जगह पे कटेगा वही हमारा रेखा खंड हो जाएगा। अब यही आपको इसको यहाँ से स्केल के माध्यम से यहाँ नाप कर लिखिए, वही आपसे पूछा है केवल। ठीक है, तो आप स्केल के माध्यम से ये कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं घा वाला। स्टूडेंट चौथे का घा वाला देखेंगे हम। यहाँ पर देखिए cot थीटा बराबर 7/8 है। तो इसका 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, पहले इसको हम tan थीटा को हम cot को उल्टा कर लेंगे, tan थीटा में बदल देंगे, यानी 7 नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या जानते हैं कि tan का हमका फार्मूला पता होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब बटे आधार लिखेंगे, कर्ण निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, √113। अब क्या होता है, sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब ये है, कर्ण ये है, cos थीटा बराबर 7/√,
हाँ, कॉस थीटा बराबर हम जानते हैं आधार बटा क्या होता है, कण होता है। तो आधार यहाँ पे 7 है, कण क्या है √113। तो हम इसमें इस फार्मूले में इसमें हमें क्या करना है, इसमें मान में रखना है। तो 1 लिखेंगे, साइन का मान यहाँ 8 बटा √113 है, 1 माइनस यहाँ 8 बटा √113 है। तो क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो यहाँ √113 प्लस 8 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे √113 माइनस 8। तो इनका पूरे का क्या हो जाएगा, इस वाले का √113, इस वाले का √113 नीचे बटे में आ जाएगा। इसी प्रकार इसका ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर √113 ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारा देखिए एक कोष्टक में a प्लस बी है, एक कोष्टक में a माइनस बी, यहाँ भी वही लग रहा है, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा लेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। √113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 हो जाएगा, खाली रूट कैंसिल होता है, 8 का करेंगे तो 64 हो जाएगा यानी 64। तो यहाँ पे 113 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, साथ ये माइनस है याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 49, इसको 113 में 64 घटाएंगे तो क्या आएगा 49 आ जाएगा, 113 में से 49 घटाएंगे तो 64 आ जाएगा। इस प्रकार से हम गा वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। पांचवा का हम का देखेंगे, पांचवा काम में देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार पढ़ लिए। यहाँ देखें 2 क्रमागत धन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग क्या है 365 है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिए किस प्रकार से हम करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सॉल्व किया है। 2 क्रमागत संख्याओं क्या है, क्रमागत संख्या जो लगातार चलती संख्या वो वाली, जैसे 11 12 13 ऐसे। तो एक पहले का x मान लिया है और दूसरे को क्या माना है x+1। तो क्या कह रहा है 2 क्रमागत धन पूर्णांकों के जिनके वर्गों का योग, वर्ग यानी पहली संख्या दूसरी संख्या के वर्ग करोगे, इसका योग कितना दिया है 365 दिया। तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर है तो इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ 365 है तो 1 स्क्वायर मिलाकर 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x 1 जा 2x हो जाएगा और यहाँ पे 1 लिखेंगे। 1 को इधर लेके ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इसको घटेगा तो क्या 364 हो जाएगा। यहाँ से दोनों में क्या हो जाएगा कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद इसको 364 काटेंगे तो क्या आ जाएगा 182 आ जाएगा। तो 182 को इधर लाएंगे, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस क्या आ गया, तो द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण को हम हल करेंगे फैक्टर बना के, क्या है 14 × 13 करेंगे तो 182 आएगा और घटाएंगे तो 1 आएगा। तो ये इस प्रकार से इसको हम फैक्टर किया। तो यहाँ से आप जानते ही आपको आता हुई होगा बहुत अच्छे तरीके से, इसको इस तरीके से किया। तो यहाँ पर देखिए x+14, यहाँ पर x+14 को कॉमन लिए तो x-13 अंदर बच गया। एक बार क्या है इसको लेंगे 0 बराबर, जो हमारी जो संख्या है हम ऋणात्मक नहीं लेंगे धनात्मक लेंगे, ऋणात्मक भी ले सकते हैं धनात्मक भी ले सकते हैं, ठीक है। इसमें 2 मान आते हैं तो x बराबर क्या है 13 है। तो यहाँ देखिए माइनस है तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो हमें ये यानी x का मान 13 लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, पहली संख्या 13 हो जाएगा, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 14, क्योंकि इसमें एक क्या होगा जोड़ रहा है। माइनस का लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि माइनस का लेना हो तो ये x का संख्या -14 हो जाएगा, एक जो है इसका हो जाएगा 13 हो जाएगा माइनस। तो इस प्रकार से जो हम माइनस और धनात्मक में 2 ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए ये निर्देशांक का ज्यामितीय निर्देशांक के क्वेश्चन है, इसको तो जरूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन इसको ज़रूर आएगा यहाँ का। तो यहाँ पर देख लीजिएगा क्या है, इस बिंदु दिए हैं और जो इसमें जोड़ने के लिए जो रेखाखंड के किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी जैसे 2 बिंदु दिए हैं इस प्रकार से और उसका ये बीच का पॉइंट भी दिया है कि इस पॉइंट जो है इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, इस रेखाखंड को कितने भाग में। तो एक क्या करना है, ऐसे प्रश्न में हम के लेंगे, एक दूसरे वाले में क्या लेना है k+1 लेना है। तो यहाँ पर x बराबर हमारा फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 और अपॉन में क्या m1 प्लस m2। तो क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं x1 y1 होता है, ये x2 y2 होता है, ठीक है। ये आपका m1 ये आपका m2 होता है, ये वाला k m1 होता है, ये आपका क्या होता है m2 होता है। तो यहाँ पर ये आपका x होता है, यहाँ आपका y होता है। तो -4 रखेंगे, यहाँ पे 3 k+1 इसका मान रखेंगे m2 का, x1 का मान क्या है -6 रखेंगे, यहाँ नीचे क्या है m1 प्लस m2। तो m1 k है, m2 क्या है k+1 है, x का मान -4 है, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर -3k में माइनस का 6k जाएगा तो माइनस का 3k आ जाएगा, माइनस का 6 यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पर दोनों साइड में माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 3k + 6 हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे 8k, फिर इसका 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3k + 6 है, k वाले k के साइड में लेके आएंगे तो यहाँ प्लस था इधर माइनस हो जाएगा। हाँ,
तो -3 के है। अब यहाँ पे 6 - 4 है, तो अब इसको घट जाएगा तो 2 बचेगा। ये 5 जो यहाँ आता है इसको हम इस साइड ले जाते हैं तो बटे में आता है, तो इसको किस अनुपात में रखेंगे, k अनुपात 1, तो 2/5 ये वाली संख्या इसमें मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2:5 इस रेखाखंड को 2:5 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इस प्रकार से ये भी प्रश्न आपका क्या हुआ। अब प्रश्न 5वां का ग वाला देखेंगे। यहाँ पर देखिए एक क्या है, एक धातु का गोला है जो जिसका रेडियस क्या है 4.2 है, और उसको पिघलाकर एक जो है क्या बनाया गया है, बेलनाकार आकार का बनाया गया, तार बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेलनाकार भाग बनाया गया, तो वही गोले को ही गला के तो बनाया होगा, तो यानी जिसका जितना आयतन इस गोले का होगा उतना आयतन इस क्या बेलन का होगा। तो हम यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं, बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। तो हमें क्या पूछा है यहाँ पर, देखिए बेलन की ऊंचाई पूछा, यानी ये हाइट आपको पूछी गई। तो बेलन का फार्मूला होता है πr1²h, क्योंकि दोनों का रेडियस अलग अलग है तो उसके लिए पहले का r1 मान लेते हैं, या दूसरे का क्या 4/3 πr3। पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका r1 यानी इसकी रेडियस क्या 6 है, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ देखिए क्या 6 सेमी दिया, इसका स्क्वायर कर देंगे, h है ये 4/3 हो जाएगा। और इसका रेडियस गोले का दिया है 4.2, तो 4.2 क्या है, क्यूब है, तो 3 बार हम इसको ऐसे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, इसको कैंसिल कर लेंगे, यहाँ 4 से 9 हो जाएगा, फिर 3 से इसको कैंसिल कर लेंगे, तो ऐसे फिर 3 से इसको कैंसिल कर लेंगे, तो ये वाले 3 से इस वाले को कैंसिल कर लेंगे। ये सभी को आपस में जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो h की वैल्यू जो हमारा क्या आ जाएगा 4.2 सेमी। इस प्रकार से ये भी प्रश्न आपको कंप्लीट। यहाँ देखिए 5वां का घ वाला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में क्या 35 नागरिकों के साक्षरता दर इसमें दिया है, माध्य साक्षरता ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरीके से ऐसे दिया रहेगा, इसमें का आपका 2 प्रश्न आपको आएंगे ही आएंगे, 2 नहीं आएगा तो 1 आएगा, तो 7 मार्क्स का आएगा। तो उसको आप जरूर से ज़रूर इसको पढ़ लीजिएगा, आपको तीनों माध्य, माध्यक और बहुलक। तो यहाँ पर माध्य का दिया हुआ है, तो ये देखिए इस प्रकार से हम इस सारणी बनाएंगे। समांतर माध्य के लिए जब वर्ग अंतराल रहेगा तो 4 बॉक्स रहेंगे, तो 4। तो एक में साक्षरता दर है, एक में नगरों की संख्या दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से इसको लिख लेंगे ऐसे। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, मध्य मान निकालना होता है, जो इसको हम जोड़कर जो है 2 से डिवाइड कर देते हैं, जो मान आता है वहाँ पर हम लिख लेते हैं। उसके बाद हम इस सब को कैसे निकालना है, इसमें देखते हैं अंतर कितने कितने का। इसका अंतर क्या है, 10 का है, तो देखो 50 के बाद हम क्या लेंगे 60, 60 के बाद क्या होगा 70, 70 के बाद 80, 80 के बाद 90, ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करा के यहाँ पे लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई करा कर यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पर इतना आया। और इनको क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ने के बाद जो आएगा यहाँ पर लिख लेना है। ये आपका होता है सिग्मा fx का वैल्यू हो जाता है। और सिग्मा f का वैल्यू क्या होता है, इन सभी का मान। तो यहाँ पर देखिए क्या है 2430 आया है। अरे इसी प्रकार से क्या है सिग्मा एफ का वैल्यू निकालेंगे, जो यहाँ पे नगरों की संख्या दिया गया है। इसको जोड़ने के बाद जो आएगा यहाँ पर आपको नोट कर लेना है। तो हमारा समांतर माध्य देखिए फार्मूला होता है एफ एक्स बराबर सिग्मा एफ, ठीक है। तो इसको हम क्या है सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2430 है, यहाँ पर रख दिया, और सिग्मा एफ का मान क्या है 35 है यहाँ पर। जब इसको काटेंगे तो क्या है 486 और 7 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 486 को 7 से डिवाइड कर देंगे 6942। इस प्रकार से ये भी आपका प्रश्न हो गया। संख्याओं का वर्गों का यह अंतर कितना है 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्या क्या हो गए। तो हमने क्या किया, देखो क्या कर लिया, माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। तो क्या रहा, पहली संख्या का वर्ग दूसरी संख्या के वर्ग का अंतर 180 है, यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं आप। और उसके बाद कह रहा है कि जो छोटी वाली संख्या है बड़ी वाली संख्या के 8 गुने के बराबर है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। देखिए छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने का है। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, यहाँ पर मान रख लिया। तो यहाँ पर x स्क्वायर वाई स्क्वायर के दर पे क्या लिख सकते हैं, 8x लिख सकते हैं, 180 हो जाएगा। इसको इस तरह लाएंगे तो -180 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा गुणा करना, 180 आए और घटाने पर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो आप जानते हैं 18 दाम 180, 18 में से 8 जाएगा तो 18 में से 10 जाएगा, 8 बचेगा। तो इसका हम कोष्टक खोलेंगे तो ये -x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -180। यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे, x माइनस क्या हो जाएगा 18, यहाँ पे 10 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 18, ये दोनों सेम है, कॉमन ले लेंगे और ये बचे ये वाला इसके साथ आ जाता है यहाँ, तो x + 10। तो यहाँ पर हम संख्या की बात है तो x माइनस 18 बराबर 0 लेंगे, इसको इस तरफ भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा। अब ये 18 मान आ गया, ये आपकी पहली संख्या। दूसरी संख्या क्या, वाई स्क्वायर बराबर हम क्या लिखेंगे, इसका मान रख देंगे, 18 अट्ठे क्या हो जाएगा, इसमें रखना है x की वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 18 अट्ठे 144, इसका वर्गमूल क्या होगा 12। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ऐसे ही करना होगा। आगे चलते हैं।
दी गई संख्या आकृति छायांकित वाला, ये छायांकित वाला प्रश्न आप पूरा पढ़ के जाएंगे, जितना एग्जाम्पल है एग्जाम्पल भी आपको देख लेना है छायांकित वाले का। देखिए इस प्रकार से दिया गया है, तो इसमें कह रहा है ABCD भुजा जो 14 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो आपका है क्या 14 सेंटीमीटर। इसमें देखिए 2 वृत्त 4 वृत्त रखेंगे हैं, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, इसका वर्ग दिया है, इसको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। ये तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से करना है हमें, वो देख सकते हैं आप। तो देखो गोले का त्रिज्या माना क्या के साथ हुआ, कैसे हुआ, इसका देखो यहाँ से यहाँ तक का ये आपका 14 है, तो इसका आधा कितना होगा 7 होगा, तो यहाँ 7 है। अब यहाँ से यहाँ तक का व्यास होता है, अब व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या, तो 7 है व्यास और आधा क्या रहेंगे तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी। अच्छा अंकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आपका क्या है इस वर्ग की जो है स्क्वायर कर देंगे, एरिया होगा माइनस कितने इसके अंदर है वृत्त 1 2 3 4, तो 4 लिखेंगे। एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर। और उसके बाद 14 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 196 हो जाएगा। इसको काटने के बाद यहाँ से 7 कट गया आएगा, 2 2 4 ये इसके काट देंगे और इसको 22 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 154 आएगा, इसको घटाएंगे तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। देखिए रचना का एक क्वेश्चन आएगा, इसमें भी देख लीजिए रचना क्वेश्चन आया हुआ है। 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त खींचना है। पहले आपको एक 4 सेमी का जो है यहाँ पर गोला प्रकार के माध्यम से स्केल से नाप लीजिएगा, एक क्या करना है वृत्त खींचना है 4 सेमी का, ठीक है, ये त्रिज्या का। उसके बाद कह रहा है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले एक संकेंद्री, संकेंद्री मतलब एक वृत्त के ऊपर एक वृत्त और होना चाहिए। तो यहाँ पर बनाए नहीं हम, आप लोग जो है गोला प्रकार से बनाइएगा, सीधे सीधे गोला एकदम होगा। तो यहाँ से ये वाला यहाँ तक का हो कितना हो गया 6 सेमी का होगा। कह रहे संकेंद्री वृत्त का जो है स्पर्श रेखा की रचना करना। देखो स्पर्श रेखा की रचना करना है तो क्या करना है आपको, यहाँ पे कोई पॉइंट P ले लो। अब इसको यहाँ पे गोला प्रकार का नोक रखो, आधे से ज़्यादा खोलकर यहाँ पर एक चाप लगाओ, एक चाप नीचे लगाइए आप, ठीक है। फिर यहाँ पर केंद्र जो ये सेंटर है इस पर जो है ओ पर गोला प्रकार का नोक रखना है। और क्या करता है गोला प्रकार जितने यहाँ पे काटेंगे उसी पर यहाँ पे काटेंगे, जिस जगह ये दोनों चाप के कटान बिंदु होगा उसको स्केल के माध्यम से आपस में मिला लीजिए, ठीक है। जिस जगह पे ये आपस में मिलेगा यहाँ पे गोला प्रकार का नोक रखना है और यहाँ पे पेंसिल का नोक। तो ऐसे गोला बनाइए आप, ये इस वाले P पॉइंट से होता हुआ आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो जहाँ पर दोनों वृत्त आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये देखिए ये वाला वृत्त और ये वाला वृत्त, ये आपस में जिस जगह पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको A मान लीजिए, यहाँ पे B, और इसको क्या है इस P से मिला दीजिए। यही आपका स्पर्श रेखा होता है, कौन सा ये वाला। तो ये स्पर्श रेखा आपका यही हो जाता है स्पर्श रेखा, ठीक है। तो स्पर्श रेखा की आपकी क्या यहाँ पर क्या दिया गया है, रचना कीजिए, उसकी लंबाई मापिए। तो यहाँ से यहाँ तक आप नापिए और यहाँ से यहाँ तक नापिए और नाप कर यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। उसकी और स्पर्श रेखा की रचना कीजिए, उसकी लंबाई माप के लिखिए। तो इसकी लंबाई आपको लिखना है और इसको रचना में आप लिख दीजिएगा। छोटा सा क्या है, एक 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या का वृत्त खींचा, उसके ऊपर एक 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या का वृत्त खींचा और जो है O से P बिंदु को अर्धक किया, अर्धक के कटान बिंदु को आपस में मिला दिया और फिर जो है अर्धक के पॉइंट से क्या है एक वृत्त खींचा, वृत्त के कटान बिंदु को बिंदु P से मिला दिए। मतलब ये आपको अपने लैंग्वेज में जैसे मन करे वो ऐसे अपने से लिख सकते हैं। अपने लैंग्वेज में लिखेंगे आप उतने ही अच्छा नंबर आपको मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किसी स्कूल की कक्षा 10 में 51 लड़कियों की संख्या है। देखिए लड़कियों की ऊंचाइयाँ हैं, सर्वेक्षण के किया गया है, निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त है। तो इसमें एक बात याद रखना, यहाँ पर हम देखने पर लड़कियों की संख्या 4 11 29 40 46 ऐसे बढ़ता क्रम में लिखा गया है, ठीक है। तो ये बारंबारता F का मान नहीं, ये आपको संचयी बारंबारता दिया है यानी CF दिया गया है। यहाँ याद रखिए क्योंकि यहाँ पर देखिए लड़की कितना है 51, इसको जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब ये CF दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे इसको ये वाला मान आपको दिया है पहले से और इस वाले मान को आपको निकालना होता है। तो क्या करते हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो 4 है वो तो बिल्कुल सेम वही लिखा जाता है, इसमें 4 लिख लेंगे। उसके बाद क्या करते हैं 4 तो बिल्कुल वही रहता है, वैसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पे 4 में भी 11 को 4 में घटा देंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा F हो जाएगा दूसरा वाला। फिर ये 29 में 11 को घटाएंगे, जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। फिर 40 में 29 घटाएंगे, जो आएगा 11 हो जाएगा। 46 में 40 घटाएंगे, जो आएगा वो आपका 6 हो जाएगा। 51 में 46 घटाएंगे, जो आएगा 5। तो ये आपका F हो गया। तो अब हमके क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो टोटल ये संख्या कितनी हो 51 है। तो 51 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 25.5 आएगा। तो 25.5 ऐसी संख्या लेना है जो 25.5 से ऊपर हो, उससे पास हो।
और इससे कम नहीं होना चाहिए। तो हमारा क्या है 29 है, तो 29 ये जो है 25.5 के पास है, इसको लेंगे तो इसके जस्ट ऊपर वाला हमारा क्या होता है CF होता है, CF, और इसके जस्ट सामने वाला ये हमारा क्या हो जाएगा F हो जाएगा, ये हमारा L लोअर लिमिट हो जाएगा L। ठीक है, तो यहाँ पर CF 11 है, F 18 है, लोअर लिमिट कितना है 145 है, H कितने अंतर है, कितने का अंतर है 5 का। तो माध्यक का जो फार्मूला होता है L बराबर क्या होता है, L माध्यक बराबर क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F कोष्टक इंटू H। तो इसमें L का मान यहाँ से रख सकते हैं और इसका मान n/2 का मान यहाँ से रख सकते हैं। CF 11 है बटे 18। तो इसको हल करेंगे तो ये इसको घटाएंगे तो 14.5 आएगा, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 72। यहाँ देखिए 72.5 आ जाएगा। जब इसको 18 से हम क्या करते हैं डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4.02। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको इसमें 145 में जोड़ देंगे तो 149.02 आंसर आपका यही आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका माध्यक निकल गया। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का देखेंगे, ये लॉन्ग प्रश्न में है तो इसको हम देख लेंगे इस प्रकार से। निम्नलिखित समीकरण रैखिक युग्म समीकरण में बदलकर इसको हल करना है। ठीक है, तो ये प्रश्न आप देख लीजिएगा, इसमें का एक इम्पॉर्टेंट होता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर एक नाव और धारा का होता है, क्या होता है नाव धारा, यहाँ पे बना दिया गया है और उसमें बनाना पड़ता है नाव और धारा का। ठीक है, इस पर वो भी क्वेश्चन आपको पढ़ कर जाना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस पे मॉडल पेपर में आपका आया है तो इसको कैसे लिखना है, इसको ऐसे उतार लेना है। यहाँ हम करेंगे माना P बराबर क्या के लिखेंगे, इसको 1/x + y और Q बराबर 1/x - y। इसको इस तरीके से मान लेना है। इसको रैखिक समीकरण में बदलना होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ 10 होगा, 1/x + y को P माने हैं, यहाँ पे 2 लिखेंगे 2 और 1/x - y को क्या माना है Q। तो इसको लिख लेंगे इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, अब हमें समीकरण 1 में 5 से क्या करना है गुणा करना है, 1 में 5 से करना है, समीकरण 2 में 2 से गुणा करना है। ठीक है, इसलिए करना है कि इनका मान आपस में क्या होता है बराबर करने के लिए। 2 चर वाला रैखिक समीकरण जो सॉल्व किया होगा उसको ये चीज़ पता होगा। ठीक है, तो इसको हम गुणा करेंगे तो इस प्रकार से होगा, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर 50p हो जाएगा, यहाँ पे 10q हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 30p माइनस 10q और यहाँ पे -4। ये जोड़ने पर करेंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 50 30 जोड़ेंगे 80 हो जाएगा, 20 में से 4 चला जाएगा तो माइनस का 16 बचेगा, प्लस का ये अब बटे में आ जाएगा, ये 16 से काट देंगे, 16 एकम 16, 16 पंजे 80। तो P का मान 1/5 आ गया। P का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इस वाले में नहीं रखना है, जहाँ गुणा नहीं करते हैं उसमें मान रखा जाता है ये वाले में। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसका मान रखा P, यहाँ 2q, तो P का मान क्या 1/5 है, यहाँ से काट देंगे, क्या हो जाएगा आपका 5 × 10, 2q बराबर 4। इसको इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, 2q बराबर क्या हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा आपका 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो P तथा Q का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना है, उसको मान रखना पड़ेगा किसमें, यहाँ पर हमने P और Q का मान क्या यहाँ रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए P का मान 1/5 1/x + y और ये इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, तो इस प्रकार बन जाएगा। और Q का मान 1 निकला है तो यहाँ रखेंगे 1/x - y, इसका मल्टीप्लाई यहाँ। अब इसको अपन विलोपन विधि से आप काट कर जो है x 2x कर देंगे, 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 3 हो जाएगा। अब ये 3 का मान आप क्या करना है, समीकरण जो है 3 में रख देना है इसमें। तो यहाँ देखिए यहाँ पर हमने ऊपर ही लिख कर दिया, 5 - 3 करेंगे तो आपका 2 बचेगा। वैसे ही देख लीजिए x + y बराबर 5 है तो x की वैल्यू आपका 3 है तो y का मान तो 2 ही होगा। ठीक है, अब लॉन्ग प्रश्न का 7वें का अथवा वाला क्वेश्चन है, देखते हैं। वो आयु संबंधी प्रश्न का पूछ सकता है। देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या है वर्षों में है, उसका व्युत्क्रम, और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो हम क्या कहेंगे, माना रहमान का आयु क्या है, इसमें लिख लेना, माना रहमान की जो वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु मान लेते हैं क्या हो जाता है, x हो जाता है। तो 5 वर्ष पश्चात का आयु क्या हो जाएगा, पश्चात में लिए प्लस का जोड़ा जाएगा, और 3 वर्ष पूर्व में क्या करेंगे, घटाएंगे। और इनके क्या है व्युत्क्रम, यानी इसका उल्टा, यानी x क्या लिखेंगे 1 - 3, यहाँ पर इसको लिखेंगे 1/x + 5, और इनके योग क्या है 1/3 है, जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब क्या करता है, इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं यहाँ पर, इसका गुणा यहाँ, इसका आपस में। ठीक है, तो इसका किया तो x + 5, इसको यहाँ किया तो x - 3, ये आपस में गुणा कर लेंगे, x - 3 x + 5। तो यहाँ पर इसको 1x जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 5 माइनस क्या हो जाएगा, 5 में -3 जाएगा 2, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x², इसका इसमें करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा
5x इसका इसमें करेंगे तो आपका -3x, इसका इसमें करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, नेक्स्ट में हम देख सकते हैं इसका यहाँ पर क्या है, ये 3 का मल्टीप्लाई हम यहाँ पे करेंगे तो आपका 6x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या प्लस का 6, और इसको हम लिखेंगे यहाँ पर x² + 2x माइनस क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब क्या करना है, इस वाले को सभी मान को एक साइड करके लाना है। तो यहाँ पर x² अपने इधर पे, इसको इधर लेकर आया, यहाँ 2x है, यहाँ पे लिखा, x² को इधर लाया तो माइनस का 6x हो गया। उसके बाद माइनस का 15 यहाँ पर है, 6 इधर लाएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, = 0 हो जाएगा। तो -6 में से 2 जाएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा। यहाँ पर 15 और 6 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा। अब गुणा करने पर 21 आना चाहिए, और क्या है घटाने पर क्या होना चाहिए 4 आना चाहिए। तो हम जानते हैं क्या होगा, तो 7 × 21, 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा। तो इस प्रकार से हम दो घात समीकरण को ऐसे इस प्रकार से हल करेंगे, और यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे, x-7, यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे तो x-7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये x-7 दो टाइम इसको लिखेंगे, ये वाला इसके साथ में हम लिख लेंगे x + 3, तो = 0। एक बार x-7 लेना है, इसको 0 के बराबर, इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 7 हो जाएगा। x + 3 लेना है, इसको 0 करना माइनस, तो ये माइनस वाला हम नहीं लेंगे क्योंकि किसी के आयु निगेटिव नहीं हो सकती। तो हमारा क्या होगा 7 वर्ष होगा, किसका, रहमान की आयु। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का औसत तल का अनुमान कोण 30 अंश है और 45 अंश है। तो बहुमंजिल की भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक हमने बहुमंजिल इधर बना लिया, इसकी हाइट पूरा क्या मान लिया h। तो यहाँ पर ये छोटा, उसके सामने एक छोटा सा भवन है जो आपको कितना दिया है 8 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब उस बहुमंजिल की ऊंचाई से अवनमन कोण क्या बन रहा है, उसके छत का जो है यहाँ से यहाँ देखने पर शीर्ष पर 30 अंश का बन रहा है, क्योंकि ऊपर देखेगा तो उसका गर्दन कम झुकेगा और नीचे देखेगा तो ज़्यादा झुकेगा। ठीक है, तो इसका कोण कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 45 हो गया, इसको हम इसको A B C D E मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज ABE ज्ञात करना है, ABE। तो tan कितने हैं 30 अंश है, तो क्या होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है, देखो यहाँ पूरा h है, ये जितना भवन की ऊंचाई यहाँ है उतना यहाँ भी होगा, तो इस पूरे में से 8 को घटा देंगे तो इतना ऊंचाई आ जाएगी। तो हमारा यहाँ का लंब आ जाएगा क्या h-8 बटे इसका क्या माने x है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे। तो ये इस तरीके से हो गया समीकरण 1 मान लो। अब लिखो त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD या बड़ा वाला त्रिभुज लो, तो इसमें क्या है tan 45 अंश लेना है, h/ क्या लिखना है x लिखना है। 45 अंश का मान 1 होता है, x को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, x बराबर h हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे h बराबर क्या लिख सकते हैं, ये देखिए इसके मान क्या है, x का मान हम h लिख देंगे 12 + 4√3। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें h का मान निकालना है। तो ये देखिए √3 h-8√3, इसका मल्टीप्लाई हमें क्या करना है, यहाँ पर इसके अंदर करना है, इसको इस जगह पे करना है, ये वाले। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, h का मान निकालना है, तो इसको इस साइड लेके, ये वाला h को हम इस साइड ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, इस वाले को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो दोनों में h कॉमन है तो h ले लेंगे बाहर, तो यहाँ पर बचेगा √3 - 1, इसको बटे में ले आएंगे और इसका परमयीकरण कर देते हैं। जैसे √3 - 1 है तो ऊपर √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। ये क्वेश्चन में a+ भी होता है, क्वेश्चन में a- भी, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो वो 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये आपका 8 3 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, यहाँ देखिएगा। उसके बाद 8√3 है बटे में 2 है, इसमें से ऊपर में 2 कॉमन ले लो, 2 यहाँ 2 × 12, 2 चौक 8, यहाँ पर √3 है, इसको 2 से 2 काट लिया। अब हमारा जो आंसर आया है कुल इतना, ये हम यहाँ पर आपको लिख कर दिखा दिए, जगह नहीं थी इसलिए यहाँ पर कर दी। ठीक है, ये भी प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन अथवा वाला है, इसको भी देख लीजिएगा। एक ये क्या है, भूमि के एक बिंदु से P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, और भवन के शिखर का पर एक ध्वज लगा हुआ है, जो इस चित्र में आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको आप भवन मान लीजिए, और इसके ऊपर एक जो है क्या लगा, ध्वज यानी झंडा लगा हुआ। और P ध्वज से शिखर का उन्नयन कोण 45, यानी P से ध्वज का शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश बना यहाँ से यहाँ तक, और भवन का शिखर का कितना बना है 30 अंश बना है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ रहा है ध्वज की लंबाई ज्ञात करना। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से पूरा यहाँ तक x मान लेते हैं, तो भवन की ऊंचाई क्या हो जाएगा h- क्या हो जाता है 10, ये इस यहाँ से क्या हो जाएगा h-10, तो ये पूरा h है, 10 घटा देंगे तो ये आपकी यहाँ से ध्वज की लंबाई आ जाएगी। तो हम यहाँ पर देखेंगे पहले क्या मानेंगे, त्रिभुज कौन सा RQP में, त्रिभुज क्या है RPQ में, ये वाले छोटे वाले में। तो tan 30 अंश बराबर क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार, लंब कितना है यहाँ से यहाँ तक देखेंगे 10 है, आधार पूरा हमने क्या माना है x माना है। अब tan 30 अंश का मान आप देख सकते हैं 1/√3 होता है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, x बराबर 10√3 मीटर हो गया। ठीक है, भवन की जो आपकी यहाँ पे बिंदु से भवन की दूरी क्या हो जाएगा 10√3 होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर अब यहाँ पर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ पर जो रूट का मान है क्या है 1.732। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक काम और कर लेते हैं, यहाँ 10 लिखा है, यहाँ पर √3 का मान क्या लिखते हैं 1.732, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देते तो आपका आंसर हो जाता क्या 17.32 मीटर। ये हो जाएगा भवन की जो है P बिंदु से भवन की दूरी का ये आ गया है। अब यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका स्टेप क्या है, इसकी ध्वज की ऊंचाई ज्ञात करना है झंडे की। तो tan 45 अंश यानी ये वाला लेना है SQP त्रिभुज SQP वाला। तो tan 45 अंश बराबर क्या हो लंब बटे आधार, लंब आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है h है, h यहाँ नीचे क्या x, इसकी क्या गुणा कर देंगे यहाँ पे 1 में, तो आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि tan 45 अंश का मान 1 होता है, इसका इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, x बराबर h हो जाएगा। अब क्या करना है, सिंपल सा काम ये है कि हमें इस वाली ऊंचाई ज्ञात करना है। तो क्या करना है, h में से 10 को घटाना पड़ेगा। तो h लिखेंगे, तो यहाँ पर h का कितना आया था वो देख सकते हैं 10√3, ठीक है, माइनस क्या है 10 आपको घटाना पड़ेगा। तो 10 दोनों में कॉमन है, ले लेंगे बाहर √3 - 1, √3 की वैल्यू क्या 1.732, 1 घटा देंगे तो 0.732 हो जाएगा। अब जब इसका 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.1 अंक जो है राइट साइड खा सकता है, तो 7.32 हो जाएगा। तो इस जो ये हमारे जो है ये पूरा वीडियो कंप्लीट हुआ, ये चैप्टर मतलब ये मॉडल पेपर का सारे क्वेश्चन क्लियर हो गया है। और इसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आएंगे और अच्छे तरीके से कुछ बहुविकल्पी भी प्रश्न होंगे और क्वेश्चन भी रहेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। कैसा भी लगा वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए आप।